हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिव वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी विद्यार्थियों का बालाजी स्टडी मोशन चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में आप लोगों को हम क्लास 12 की मैथमेटिक्स विषय के अंतर्गत जो आपका पेपर 2 है, पेपर 2 के सभी महत्वपूर्ण सूत्रों को डिस्कस करेंगे। जो आपका मैथ पेपर 1 था उसके सभी महत्वपूर्ण सूत्रों को मैंने कल की क्लास में डिस्कस कर दिया है और आज की इस क्लास में आप लोगों को जो पेपर 2 है इसके सभी महत्वपूर्ण सूत्रों को डिस्कस के दे रहे हैं। और आप सभी को पता है कि गणित के किसी भी सवाल को लगाने में महत्वपूर्ण जो योगदान होता है या महत्वपूर्ण जो भूमिका होती है वह सूत्र की होती है। तो समाकलन अगर अच्छी तरीके से समझना, देखिए आप सभी लोग कमेंट करोगे सर समाकलन की एक क्लास हमें प्रोवाइड कर दीजिए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो आज इस क्लास को अंत तक जरूर देखिए। एक बार पहले समाकलन के सूत्रों को समझिए, फिर मैं आपको समाकलन की भी क्लास दे रहा हूँ। आप टेंशन मत लीजिए, हम आपको सब कुछ पढ़ाएंगे, आपके बोर्ड एग्जाम की बेस्ट तैयारी कराएंगे। आप क्यों टेंशन लेते हो भाई। तो यहाँ पर चलिए बिना समय को लॉस किए हुए हम फार्मूले देख लेते हैं। इधर कैलकुलस जो है वो ज़्यादा है, थोड़ा सूत्रों का ध्यान आप लोगों को रखना होगा। जैसे 3D चैप्टर है, सदिश बीजगणित चैप्टर है, इसमें फार्मूले आना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज ये चैप्टर इसीलिए कठिन लगते हैं। कोई चैप्टर आप लोगों को कठिन तब लगता है जब आप सूत्र नहीं तैयार करते हो। आप कहोगे सूत्र हम कैसे रटें, सूत्रों को रटना नहीं, बस उनका सवालों में उपयोग करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को इकट्ठा इसलिए सूत्र बता दे रहे हैं इससे, क्योंकि आपने पूरी गणित पढ़ रखी है और एक बार सूत्रों को जब आप देख लोगे तो आपको वो रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है, और उससे आने वाला क्वेश्चन आप तुरंत कर ले जाओगे। तो सबसे पहले यहाँ पर सेकंड पेपर में आपका शुरू होता है समाकलन। तो समाकलन के पहले बेसिक फार्मूले मैंने आपके सामने नोट किए हैं, अभी बहुत सारे फार्मूले हैं उनको भी यहीं पर हम बताएंगे। पहले इनको समझिए। सभी को पता है एक्स की पावर एन का एक्स के रिस्पेक्ट में जो समाकलन होता है वो एक्स की पावर एन प्लस वन अपान में एन प्लस वन होता है। इसमें आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। बात करें यहाँ पर जो दूसरा फार्मूला होता है कॉस एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में जो समाकलन होता है वो प्लस का साइन एक्स प्लस सी होता है। उसके बाद साइन एक्स का जो समाकलन होता है वो माइनस का कॉस एक्स प्लस सी होता है। सेक स्क्वायर एक्स का जो समाकलन होता है भैया आपका tan एक्स प्लस सी होता है। कॉसेक स्क्वायर एक्स का जो समाकलन होता है माइनस का कॉट एक्स प्लस सी होता है। सेक एक्स इंटू tan एक्स का जो समाकलन होता है वो सेक एक्स प्लस सी होता है। कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का जो समाकलन होता है माइनस का कॉसेक एक्स प्लस सी होता है। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये फार्मूले जरूर आते रहे होंगे। आगे बात करें यहाँ पर डी एक्स अपन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का जो समाकलन होता है वो भैया साइन इनवर्स एक्स होता है। और अगर माइनस का वन अपन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है तो इसका समाकलन एक्स के रिस्पेक्ट में कॉस इनवर्स एक्स हो जाता है। मतलब सेम ही फलन होता है, बस यहाँ अगर माइनस लग गया तो ये कॉस इनवर्स एक्स का हो जाता है और अगर प्लस का तो ये साइन इनवर्स एक्स का समाकलन होता है, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स का अवकलन आपने सीखा था, अवकलन का यहाँ पर बिल्कुल व्युत्क्रम होता है, बस बाकी कुछ नहीं होता है। इसी प्रकार वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर का जो समाकलन होता है वो भैया tan इनवर्स एक्स प्लस सी होता है। और माइनस का वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में समाकलन जो होता है वो कॉट इनवर्स एक्स होता है। आगे बात करें डी एक्स अपान में एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसका जो समाकलन होता है वो आपका सेक इनवर्स एक्स होता है। अगर माइनस लग जाए माइनस वन अपान एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन तो इसका समाकलन आपका हो जाएगा कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। आप इस माइनस को इधर भी भेज सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगला जो फार्मूला है फार्मूला नंबर 14, ई की पावर एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में हमने कहा था समाकलन हो चाहे अवकलन हो सदैव ई की पावर एक्स ही होता है। और ए की पावर एक्स का जो समाकलन होता है एक्स के रिस्पेक्ट में वो भैया ए की पावर एक्स अपान में लॉग ई बेस ए प्लस सी होता है। आगे बात करें वन अपान एक्स का जो एक्स के रिस्पेक्ट में समाकलन होता है वो आपका लॉग एक्स होता है, क्योंकि सभी को पता है कि जो लॉग एक्स का अवकलन होता है वन अपान एक्स होता है। फिर यहाँ पर देखिए कुछ मैंने आप लोगों के सामने आंशिक भिन्नों में बदलने के कुछ फलनों के रूप लिखे हुए हैं कि कैसे आपको आंशिक भिन्नों में बदलना है। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर फलन इस टाइप का है तो उसको आंशिक भिन्नों में कैसे तोड़ना है। अगर फलन आपको पी एक्स प्लस क्यू अपान में एक्स माइनस बी के रूप का दे दिया जाए, दो ब्रैकेट दीजिए, दोनों की पावर एक एक हो, तो आपको आंशिक भिन्नों में से तोड़ना है एक बटे एक्स माइनस ए प्लस बी बटे एक्स माइनस बी। उसके बाद कैंची गुणा करके ए और बी के मान निकाल लेना तुलना करके, और ए बी के मान पुनः उठा के यहीं पर रख देना है। यहाँ पर बस इस दिए गए फलन का समाकलन हो जाएगा आसानी के साथ आंशिक भिन्नों की सहायता से। आगे यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर अगर फलन आपको पी एक्स प्लस क्यू अपान में एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर या होल क्यूब या होल पावर 4 दे दिया जाए तो आपको ए अपान एक्स माइनस ए रखना है, ठीक, सबसे न्यूनतम पावर। फिर ए अपान एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, अगर क्यूब होगा तो ए, फिर सी बटे एक्स माइनस ए का होल क्यूब। अगर एक्स माइनस ए की पावर 4 होगा तो डी बटे एक्स माइनस, फिर आगे इसी तरीके से आप बढ़ा सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर होल स्क्वायर तक लिखा तो ए बटे एक्स माइनस ए प्लस बी बटे एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। क्लियर है, याद रहेगा, ये भी आपका सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला है,
ठीक है, इसका उपयोग सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद यहाँ पर इसको याद रखिएगा, अगर पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, ऊपर ऐसा कुछ दिया न दियो, लेकिन नीचे अगर एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी दिया गया है, ठीक है ना, तो आपको इसको ऐसे बदलना है, ए अपान एक्स माइनस ए प्लस बी अपान एक्स माइनस बी प्लस सी अपान एक्स माइनस सी। ठीक है, ये आंशिक भिन्नों में बदलने के नियम है, इन्हें आप याद रखोगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर में या 5 नंबर में जो प्रश्न दिखाई पड़ता है उसे आप जरूर कर ले जाओगे। बताइए, ये फार्मूले आप सभी लोगों को समझ में आए कि नहीं समझ में? और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ये फार्मूले याद कर लिए होंगे, पहले से याद रहे होंगे, जो नहीं याद रहा होगा वो अब नोट कर लिए होंगे। चलिए आगे के फार्मूले की ओर आप लोगों को ले चलते हैं, इसे थोड़ा सा रफ कर देते हैं, है ना। ये फार्मूले अब आप सभी लोग समझ गए होंगे, सारे फार्मूलों को हम डिस्कस कर देंगे और सभी इनका ये भी बता देंगे प्रयोग कहाँ पर कैसे होता है, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। नहीं बाकी तो आपको वैसे भी किसी भी सीरीज पेपर में, गेस्ट पेपर में, किताब में फार्मूले सब देखने को मिल जाते हैं, लेकिन रिवाइज कराने से क्या होता है, आपको एक बार पूरा जो है रिकॉल होने से आपको क्या होता है, दिमाग में बात आ जाती है कि यहाँ पर हाँ मैंने इसका उपयोग किया था, यहाँ पर मैंने इसको पढ़ा था। अब उसके बाद देखिए समाकलन में आप लोगों को प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन में आपको कुछ मेन फार्मूले और पढ़ने हैं, यहाँ पर आपके समक्ष लिखते हैं। जैसे आप लोगों ने tan x का x के रिस्पेक्ट में समाकलन किया है तो आप सभी लोगों को मिला होगा log sec x प्लस सी, या इसको कहीं कहीं पर माइनस का log cos x प्लस सी भी लिखा जाता है। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका फार्मूला है। और अगले फार्मूले की बात करें तो अगला फार्मूला है sec x dx। इसका भैया जो समाकलन होता है सभी विद्यार्थियों को आना चाहिए, log mod sec x प्लस कितना होता है tan x और प्लस का c। और अगला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है वो आपका है cosec x का x के रिस्पेक्ट में समाकलन। cosec x का x के रिस्पेक्ट में जो समाकलन होता है वो भैया होता है log mod के अंदर cosec x माइनस का cot x और प्लस का c। याद रखिएगा, ये 3 फार्मूले बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखने हैं। फिर अगला देखिए, कुछ विशिष्ट प्रकार के फलनों के समाकलन आप लोगों ने पढ़े होंगे। कुछ विशिष्ट प्रकार के फलनों का समाकलन आप लोगों ने पढ़ा है। समाकलन में फलनों का समाकलन, कुछ विशिष्ट प्रकार के फलनों का समाकलन सभी विद्यार्थियों ने पढ़ा है, जिसमें सबसे मेन फार्मूला आपके समक्ष लिखने जा रहे हैं। आंशिक भिन्नों की सहायता से आपने निकाला भी होगा, dx अपान में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, इसका देखिए आप सभी लोगों से बोला जाता है, इसका आप जो है समाकलन किया कीजिए। आंशिक भिन्नों की सहायता से मैंने आपको इसका प्रूफ भी बताया है, तैयार जरूर कर लीजिएगा। क्या होता है इसका फार्मूला, 1/2a log mod x माइनस ए अपान में x प्लस ए और प्लस का c। इसी तरीके से अगला फार्मूला हो जाता है dx अपान में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, इसका जो समाकलन होता है वो 1/2a कितना होता है, log, बस उल्टा हो जाता है, a प्लस एक्स ऊपर अपान में a माइनस एक्स नीचे, मॉड लगा दीजिएगा आप, है ना, और इस तरीके से प्लस c लगा दीजिएगा। तो ये फार्मूला भी आपको याद करना और दोनों फार्मूलों का प्रूफ आप सभी को आना चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 5 नंबर में आपसे एग्जाम में पूछा जाता है समाकलन ऑफ dx अपान में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका जो आपका समाकलन होता है वो भैया होता है log mod के अंदर x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस का c। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये फार्मूला भी आप सभी को आना चाहिए, इसका यूज कई जगह पर है। अगला फार्मूला आप सभी लोगों के लिए है dx, समाकलन ऑफ dx अपान में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका तो सभी को आना चाहिए। इसका समाकलन होता है साइन इनवर्स x बाई ए प्लस का c, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और अगले फार्मूले की बात करें तो अगला फार्मूला होता है समाकलन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। इसका जो समाकलन होता है log मॉड के अंदर x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस का c। ये कुछ विशिष्ट प्रकार के फलनों के समाकलन के अंतर्गत आप लोगों ने सीखा होगा। इनका समाकलन करना भी आपको आना चाहिए, कोई भी आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। तो इसलिए ध्यान से इनका फार्मूला तो आना ही चाहिए और इन्हें प्रूफ करना भी आप सभी को आना चाहिए। आगे यहाँ पर हम बात करें तो आप लोगों ने सीखा होगा खंडशः समाकलन
और खंडशः समाकलन में सभी विद्यार्थियों ने क्या सीखा है भैया? आइलेट सूत्र सीखा है। खंडशः समाकलन में आइलेट सूत्र लगता है, सभी को पता है। हमने आइलेट का फुल फॉर्म बताया था। आई का मतलब होता है इनवर्स फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक। और यहाँ पर एल का मतलब लॉगरिथमिक यानी लघुगणकीय फलन। ए का मतलब होता है अलजेब्रिक फंक्शन यानी बीज गणितीय फलन, ठीक है। और यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर जो है टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी त्रिकोणमितीय फलन, ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी चरघातांकी फलन, ठीक है ना। तो जब दो फलन गुणन के रूप में दिए जाएं, आपका इसका सूत्र भी आना चाहिए, दो फलन आपको गुणनफल के रूप में दिए जाए, ठीक है। तो आइलेट सूत्र के अकॉर्डिंग लगाना है, जो पहले पड़ेगा उसको फर्स्ट मानना, जो दूसरे नंबर पड़ेगा उसको सेकंड मानना है। तो इसका जो भैया सूत्र होता है ये होता है कि फर्स्ट को पहले छोड़ते हैं, सेकंड का विद रिस्पेक्ट टू एक्स समाकलन करते हैं अगर वो फलन एक्स के पदों में है, फिर माइनस लगाते हैं और बड़ा सा समाकलन के चिन्ह के अंतर्गत हम अवकलन करते हैं फर्स्ट फलन का, इनटू में समाकलन करते हैं सेकंड फलन का, और जो मिलता है उसका अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स समाकलन करते हैं। ये होता है खंडशः समाकलन का सूत्र। आता है सभी लोगों को, आना चाहिए। यहाँ से आपके एग्जाम में एक सवाल बन सकता है, प्रबल संभावना होती है बनने की। और इसमें देखिए खंडशः समाकलन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण आप सभी लोगों को ये याद रखना है, ई की पावर एक्स, ठीक है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है, मैं आपको कराऊंगा। ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस का एफ डैश एक्स, अगर इस रूप का आपको कोई फलन दे दिया जाता है और इनटू में डी एक्स, तो डायरेक्ट इसका आंसर आपको लिखना है समाकलन ऑफ ई की पावर एक्स और इनटू में एफ एक्स डी एक्स, ठीक है ना। ये आप फार्मूला आपको आना चाहिए, ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस अगर इसका अवकलज इधर दिया है और हमें इस पूरे फलन का समाकलन करना है, डायरेक्ट हमको ई की पावर एक्स इनटू में कितना लिख देना है, एफ एक्स डी एक्स, बस इतना ही कर देना है। यह फार्मूला यूज होता है लॉन्ग क्वेश्चनों में, ठीक है ना। अरे जब आपने किया होगा खंडशः समाकलन, एक पद को छोड़ करके दूसरे का समाकलन करते हैं, कट जाता है, एक बच जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर यूज होता है। फिर देखिए कुछ विशिष्ट प्रकार के समाकलन के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण सूत्र बताएंगे। समाकलन काफ़ी बड़ा चैप्टर होता है, तो ध्यान देते रहिए। बताइए इतने फार्मूले आप सभी लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो आप कहोगे जी हाँ हमने पढ़ा है। ये फार्मूले आप सभी को आने चाहिए हर हालत में। चलिए आगे कुछ विशिष्ट प्रकार के फलनों का समाकलन, जो भी महत्वपूर्ण सूत्र आते हैं उनको यहाँ पर हम डिस्कस कर ही देते हैं अभी के अभी, ठीक है ना। पूरी किताब के हम फार्मूले आप सभी के समक्ष यहाँ पर डिस्कस करेंगे, तो सभी विद्यार्थी भाई अंत तक जरूर देखते रहें, है ना। फार्मूले एक बार डिस्कस हो जाएंगे, एक बार पूरी मैथमेटिक्स आपको रिवाइज हो जाएगी, रिकॉल हो जाएगी। चलिए आगे बात करेंगे यहाँ पर कुछ विशिष्ट प्रकार के समाकलन के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र। थोड़ा इधर बढ़ के लिखते हैं ना, जगह बच जाए। देखिए समाकलन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, इसका यूज भैया समाकलन के अनुप्रयोग में बहुत ज़्यादा है, ठीक। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का सूत्र होता है एक्स बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ पर माइनस होता है, माइनस ए स्क्वायर बाई टू, और होता है साइन इन, सॉरी फिर गलती हुई, हाँ साइन इनवर्स इसमें नहीं होता है, इसमें तो लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सूत्र आपको आना चाहिए, साथ ही में इसे प्रूफ करना भी आना चाहिए। एग्जाम में भैया 5 नंबर में 8 नंबर में प्रश्न पूछा जाएगा। अगला आपका सूत्र होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू एक्स समाकलन कितना होता है, एक्स बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। और प्लस का यहाँ पर होता है ए स्क्वायर बाई टू लॉग क्या होता है, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और प्लस का सी। ये भी सूत्र आप सभी को आना चाहिए। आगे बात करें, ये सब लॉन्ग है, इनका यूज समाकलन के अनुप्रयोग में ज़्यादा होता है। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स का जो समाकलन होता है, ये मैं अभी बता रहा था, एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू और साइन इनवर्स एक्स बाई ए। इसका यूज बहुत ज़्यादा है, इसको प्रूफ करना और साथ ही में इसका फार्मूला जो है आप सभी को आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल भी इस फार्मूले को तो हल्के में बिल्कुल नहीं लीजिएगा, सबसे ज़्यादा मैंने इसका उपयोग देखा है। ओके, याद रहेगा कि नहीं रहेगा? ठीक है, अच्छी बात है। और आगे बात करें, अगर कोई आपको इस टाइप का फलन दे दिया जाता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इस टाइप के फलन का हमको क्या करना होता है, समाकलन,
तो सबसे पहले इसको हम पूर्ण वर्ग बनाते हैं। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम a कॉमन ले लेते हैं। ये एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई कितना हो जाता है, ए एक्स प्लस का सी बाई ए, इस रूप का फलन बन जाता है। फिर क्या करते हैं, जो x का गुणांक होता है इससे हाफ करते हैं। हाफ करने पर जो भी संख्या यहाँ मिलती है उसका वर्ग करके जोड़ देते हैं, इसी में घटा देते हैं और पूर्ण वर्ग बना के हम x माइनस बी इस तरीके से एक ब्रैकेट में बनाते हैं और आंशिक भिन्नों में वियोजित करके क्या करते हैं, इसका समाकलन कर लेते हैं। याद रखिएगा। साथ ही में जैसे आपको कोई एक वक्र समाकलन के अनुप्रयोग के अंतर्गत बात करें, समाकलन का जो अनुप्रयोग चैप्टर है, समाकलन के अनुप्रयोग में आपको कुछ रटना नहीं है। इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। इसमें 2 कोटियों और एक वक्र और 2 कोटियों का अगर समीकरण दे दिया जाए तो आपको घेरे भाग का क्षेत्रफल निकालना। जैसे 2 कोटियां दे दी गई, ठीक, और एक वक्र का समीकरण y = fx दे दिया गया, तो आप बस अभीष्ट छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालोगे तो समाकलन का चिन्ह लगाओगे, कोटि a से b हो जाएगी और y dx ये सूत्र होता है। यहाँ पर y का मान रखोगे a to b, y का मान रखोगे fx dx। इस तरीके से अभीष्ट छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालोगे जब आपको 2 कोटियाँ दी जाएंगी और एक वक्र का समीकरण दिया जाएगा। और अगर आपको 2 वक्रों का समीकरण दे दिया जाए, 2 वक्रों का, तो सूत्र लगाना रहेगा a to b, ठीक है। और यहाँ पर हो जाता है सूत्र y2 माइनस का y1 dx, मतलब दूसरे वक्र को पहले वक्र से घटा करके हम उभयनिष्ठ छायांकित भाग दोनों के द्वारा घिरा उभयनिष्ठ छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं। ये आप लोगों ने समाकलन के अनुप्रयोग में सीखा है और उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये सारी चीज़ें आ रही होंगी, इसमें हमें कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। और अगर हम बात करें तो आप लोगों को देखिए निश्चित समाकलन, इसके बाद आती है निश्चित समाकलन की। तो जो निश्चित समाकलन होता है, निश्चित समाकलन में प्रगुणों का आना बहुत ज़रूरी है। अगर प्रगुण नहीं आएंगे तो निश्चित समाकलन का कोई भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो सकता है। तो जो भी बातें मैं निश्चित समाकलन की बताने जा रहा हूँ इसको ध्यान से एक बार सुन लीजिएगा। एकदम छोटी सी बातें हैं, 3-4 मेन प्रगुण बताऊंगा जो कि आपको आने चाहिए। जैसे एक आपका P4 वाला प्रगुण होता है, ठीक है, उसको आपको याद रखना है। 2-3 प्रगुण अगर आप याद रखोगे मेन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो एग्ज़ाम में आपको ये 8 नंबर देकर जाएंगे, ठीक है। क्योंकि प्रगुण नहीं आता है तो फिर अक्सर आप लोग लिख नहीं पाते हो। एक प्रगुण याद रखिएगा कि a to b fx dx, ठीक है ना, fx dx, इसे आप लिखोगे, क्या लिखोगे, a to b ft dt, ये पहला प्रगुण है, ऐसे लिख सकते हो इसको। और दूसरा एक प्रगुण है a to b fx dx का जो मान होता है वो माइनस b to a कर दीजिए। लिमिट अगर ऊपर नीचे कर देते हो तो माइनस चिन्ह लग जाता है, ये fx dx, ये प्रगुण नंबर 2 है। और एक प्रगुण आपका लगता है a to b, अगर आपको लिमिट दी गई है fx dx दिया गया तो इसे आप लिख सकते हो a to c fx dx प्लस c to b fx dx, तोड़ सकते हो, इस रूप से इसे लिख सकते हो। और अगर आपको a to b लिमिट दी गई है और fx dx दिया गया है तो एक प्रगुण आपका क्या होता है, एक प्रगुण ये होता है कि लिमिट a to b रहेगी f, जहाँ पर x है वहाँ पर इन दोनों लिमिटों के योग से x को माइनस कर देंगे, a प्लस बी माइनस एक्स प्लस का c इंटू में dx कर लीजिएगा। ये प्रगुण भी आना चाहिए आप लोगों को। और सबसे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका प्रगुण आता है, प्रगुण क्या आता है ध्यान रखिएगा, अगर लिमिट आपको 0 to a दे दी जाए fx dx, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रगुण है भैया, आपके एग्जाम में ज़्यादा काम आता है। लिमिट 0 to a रहेगी, जहाँ पर x वहाँ पर अपर लिमिट माइनस एक्स लिख देते हैं और dx प्लस ये c। ये प्रगुण आप सभी लोगों को आना बहुत ज़रूरी, जिसमें से ये प्रगुण आना बहुत ज़रूरी है, ये प्रगुण भी आना बहुत ज़रूरी है आप सभी लोगों के लिए, ये प्रगुण भी आना बहुत ज़रूरी है। साथ ही में एक प्रगुण नहीं, अभी 2 प्रगुण रह गए हैं जिनका आना बहुत ही अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो दिमाग काम नहीं करता। इधर थोड़ा सा रफ कर देते हैं। 2 प्रगुण आपके पास अभी और रह जाते हैं। एक प्रगुण आपका रह जाता है कि जब लिमिट माइनस a से a दे दी जाए और आपको दे दिया जाए fx dx, ठीक है। तो प्रगुण आपका देखिए कंडीशन होती है, इसका मान होगा 2 लिमिट 0 to a fx dx, इसका मान इसके बराबर होगा यदि f माइनस एक्स की वैल्यू किसके बराबर हो, fx के बराबर हो, सम विषम फलन वाली कंडीशन।
और इसका मान 0 के बराबर होगा यदि f माइनस एक्स की वैल्यू किसके बराबर हो, माइनस एफ एक्स के बराबर हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रगुण है भैया, याद रखिएगा, एनसीईआरटी बुक में इससे क्वेश्चन भी लगाए हो आप लोगों को। आगे यहाँ पर अगर लिमिट आपको 0 to 2a दे दिया जाए और एफ एक्स डी एक्स दे दिया जाए तो इसका मान होता है 2, है ना, 0 to a एफ एक्स डी एक्स, ओके। और यदि यहाँ पर कंडीशन होती है कि f माइनस एक्स किसके बराबर हो जाए, एफ एक्स के बराबर हो जाए, और इसकी वैल्यू 0 के बराबर होती है यदि f माइनस एक्स की वैल्यू माइनस एफ एक्स के बराबर हो जाए। इस तरीके से आप सभी लोगों को ये सारे प्रगुण भी तैयार रखने हैं। कुछ मैंने गलती कर दी है, गलती तो कर ही दी है। 0 to एफ एक्स डी एक्स एफ 2a माइनस एक्स, यहाँ पर गलती कर दी थोड़ा सा, यहाँ पर थोड़ी सी। f अपर लिमिट 2a माइनस एक्स की वैल्यू किसके बराबर हो जाए, एफ एक्स की वैल्यू के बराबर हो जाए। जो अपर लिमिट है, अपर लिमिट से अगर x को घटाएं और इसकी वैल्यू एफ एक्स के बराबर आ जाए तब हम इसका मान जो होगा इसके बराबर होगा। इसका मान 0 के बराबर कब होगा, जब यदि f2a माइनस एक्स का मान किसके बराबर हो जाए, माइनस एफ एक्स के बराबर। बोर नहीं होइएगा, ये प्रगुण आप लोगों को बहुत ही ध्यान से देखना है और बहुत ही ध्यान से। सबसे बात बताएं तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये आपका एक प्रगुण है और वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका ये एक प्रगुण है। ये सबसे ज़्यादा यूज होता है और ये भी यूज होता है। ये 3 प्रगुण तो अपने दिमाग में भैया बैठा के रख लो कि आपको याद होने ही चाहिए, नहीं तो निश्चित समाकलन का 8 नंबर वाला क्वेश्चन हिला के नहीं रख पाओगे आप सभी लोग। तो ये आज की क्लास के समाकलन के जितने भी महत्वपूर्ण सूत्र थे इनको मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिया, साथ ही में समाकलन के अनुप्रयोग के भी महत्वपूर्ण फार्मूलों को डिस्कस कर दिया। अब यहाँ पर देखिए बात आती है अवकल समीकरण चैप्टर की। अवकल समीकरण में आपको कौन कौन से सूत्र आना आवश्यक है, किन 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 बातों का आपको ख्याल रखना है, तो चलिए वो भी आप लोगों को हम बता देते हैं, ठीक है ना। अवकल समीकरण के भी महत्वपूर्ण सूत्रों को डिस्कस कर देते हैं। तो अगला चैप्टर आप सभी लोग डाल लीजिएगा अवकल समीकरण। चैप्टर का नाम क्या होगा, अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण। अवकल समीकरण के अगर सूत्रों में हम बात करें तो देखिए सबसे पहला आपको क्वेश्चन आना चाहिए कोट व घात निकालना। कोट व घात, कोट व घात क्या होती है, किसी अवकल समीकरण की कोट क्या होती है, उसमें अधिकतम अवकलज जो होती है वही उस अवकल समीकरण की कोट कहलाती है। कितनी बार आपने उस समीकरण का मैक्सिमम अवकलन किया है, जितनी बार आपने अवकलन किया है वही क्या क्या हो जाएगी उस अवकल समीकरण की कोट। मैंने आपको बताया था। घात के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि जो घात होती है वो मैक्सिमम जहाँ पर मैंने अवकलज किया है उस मैक्सिमम अवकलज की जो पावर होती है वह उस अवकल समीकरण की घात कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं लिख लूँ आपके पास d3y अपान में dx क्यूब प्लस d2y अपान में dx स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस dy बाई dx, है ना, और इंटू में y प्लस का c इक्वल टू 0। ये आपके सामने एक अवकल समीकरण दी गई और आपसे बोला जाए कोट कितनी होगी, तो आप कहोगे इस अवकल समीकरण की मैक्सिमम जो अवकलज हुई, तो मैक्सिमम अवकलज 3 बार हुआ है, ये 2 बार ये 1 बार, तो 3 बार अधिकतम हुआ तो ये कोट हो जाएगी 3 इस अवकल समीकरण की। घात की बात करें तो घात में आपको वो चीज़ लिखना है जहाँ पर अवकल समीकरण में मैक्सिमम जो है अवकलन हुआ है उसकी घात देखना है। ये नहीं कि यहाँ पर 2 दिख गया बस लिख दीजिएगा ना, मैक्सिमम अवकलन कितनी बार हुआ 3। अब इसकी घात को देखेंगे तो इसकी घात तो एक ही है ना, तो इस अवकल समीकरण की घात कितनी हो जाएगी भैया, 1 हो जाएगी। गलती नहीं कीजिएगा, ठीक है। घात कब परिभाषित नहीं होती, मैंने कहा था जब कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन के गुणे में या ऊपर पावर में ऐसे जैसे लिख दिया जाए d2y अपान में dx स्क्वायर प्लस साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, इसके थीटा में dy बाई dx आ जाए, फिर कुछ भी आ जाए, इस अवकल समीकरण की कोट तो होगी 2 लेकिन घात आपकी परिभाषित नहीं होगी। घात क्या होगी, अपरिभाषित होगी। ये भी नियम मैंने आपको बताया था, तो ये याद रखिएगा कोट और घात के लिए। और अगर हम बात करें तो अवकल समीकरण में एक क्वेश्चन आता है समघात अवकल समीकरण का, आता तो विशिष्ट हल वाला भी है, उसमें कुछ करना नहीं रहता है। x वाले एक तरफ करके y वाले एक तरफ करके समाकलन करते दोनों पक्षों का, c का मान उठा के फिर पुनः रख देते, विशिष्ट हल हो जाता है। विशिष्ट और व्यापक हल पढ़ा होगा इसमें।
समघात अवकल समीकरण को हम कैसे हल करते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं, एकदम बेसिक से बता रहा हूं। आपको जो फलन दिया जाएगा x, y, उसमें क्या करोगे, x के स्थान पर लैम्डा x, y के स्थान पर लैम्डा y पुट करोगे। अगर f लैम्डा x, लैम्डा y का मान f x, y यानी जो समीकरण उसके बराबर आ जाता है रखने पर, पुनः वही चीज़ लैम्डा x के स्थान पर लैम्डा x, y के स्थान पर लैम्डा y रखने पर भी वही चीज़ फलन आ जाता है, तो हम कहते हैं कि जो फलन हो जाता है वो एक समघात हो जाता है, समघात हो जाता है। और अगर समीकरण आपको dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स कामा वाई के रूप में दी होती है, तो आपको मानना पड़ता है y इक्वल टू वी एक्स। क्या मानना पड़ता है, y इक्वल टू वी एक्स। और अवकलन करते हो तो आपको dy बाई डी एक्स का मान मिल जाता है v प्लस का x और डी वी अपन में डी एक्स। और ये मान उठा के यहाँ पर रख देते हो और हल करते हो, v वाले एक तरफ x वाले एक तरफ करके समाकलन करते हो। ये प्रोसेस आपका समघात अवकल समीकरण को हल करने का है। इसमें देखिए आ जाता है आपका एक रैखिक अवकल समीकरण। यहाँ पर यही दो मेन सूत्र आपको याद करने। रैखिक अवकल समीकरण, रैखिक अवकल समीकरण दो रूपों में होती है, ध्यान रखिएगा। फार्मूला मैंने कहा था नहीं याद होगा तो आप रैखिक अवकल समीकरण को कदापि नहीं हल कर पाओगे। ठीक है, रैखिक अवकल समीकरण का पहला रूप होता है कि अगर समीकरण dy बाई डी एक्स प्लस का पी वाई इक्वल टू क्यों के रूप की दी जाए। सबसे पहले तो आपको समाकलन गुणांक निकालना, जिसको इंटीग्रेशन फंक्शन बोलते हो। ई की पावर कितना हो जाएगा, पी डी एक्स हो जाएगा। ठीक, उसके बाद सूत्र लगाना है, उसके बाद सूत्र क्या लगाना है, उसके बाद सूत्र लगाना है y इंटू में इंटीग्रेशन फंक्शन इक्वल टू क्यू इंटू में इंटीग्रेशन फंक्शन डी एक्स और प्लस का c। तब ये सूत्र लगा करके हम इस रैखिक अवकल समीकरण को हल करेंगे। यदि आपके रैखिक अवकल समीकरण dx अपन dy के रूप की हो प्लस का px इक्वल टू क्यू के रूप की हो, तो सबसे पहले आपको इंटीग्रेशन फंक्शन निकालना है और इसमें सूत्र लगाना है इंटीग्रेशन फंक्शन का e की पावर p dy। ओके, और उसके बाद सूत्र लगाना है x इंटू में इंटीग्रेशन फंक्शन और इक्वल टू समाकलन ऑफ क्यू इंटू में इंटीग्रेशन फंक्शन dx प्लस का c। ये सूत्र आपको रैखिक अवकल समीकरण के दोनों आने बहुत ही अनिवार्य हैं। ये दोनों सूत्र आने बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। अगर ये नहीं आएंगे तो फिर भैया काम नहीं चलने वाला है। ओके, ये रैखिक अवकल समीकरण के दो सूत्र याद रखोगे तो आपके बोर्ड एग्जाम के 5 से 8 नंबर 100% कन्फर्म रहेंगे। रैखिक अवकल समीकरण में जिसको सूत्र नहीं आता ये वाला, फिर वो हल नहीं कर पाएगा रैखिक अवकल समीकरण को। तो इस तरीके से अवकल समीकरण की ये महत्वपूर्ण सूत्र हैं, आपको याद रखना है। अगला चैप्टर आता है आपका सदिश बीजगणित और उसके बाद 3D आता है। इसके भी महत्वपूर्ण सूत्र ऊपर डिस्कस कर देते हैं, है ना, अच्छे तरीके से एक बार रिकॉल करा देते हैं एग्ज़ाम के पहले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सभी लोग भाई बोर नहीं होइएगा, इतनी मेहनत से आप सभी लोग के लिए हम क्लास बना रहे हैं। पहले सारे फार्मूले, इंपॉर्टेंट फार्मूले देखिए छाड़ना पड़ता है, उसके बाद ही आपको हम बता सकते हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, तो ये मेहनत की जा रही है। तो आप लोगों का तो पेपर है, आप लोगों को तो हमसे ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। देखिए यहाँ पर सदिश बीजगणित में अगर बात करें तो दो सदिश अगर ए बी वेक्टर, ध्यान दीजिएगा, और बी सी वेक्टर दिए जाते हैं तो मैंने कहा था सबसे पहले याद रखिएगा इनका जो योग होता है वो ए सी वेक्टर होता है, बी उभयनिष्ठ पड़ जाता है। और अगर हमें ए बी वेक्टर का सदिश निकालना होता है तो हमको बी वेक्टर का सदिश माइनस ए वेक्टर का सदिश लिखना होता है। ओ बी क्या है, बी वेक्टर का स्थित सदिश है, ओ ए क्या है, ए वेक्टर का स्थित सदिश है। और मैंने कहा था यदि बिंदुओं ए और बी के स्थित सदिश क्रमशः वेक्टर ए और वेक्टर बी हैं, ठीक है, मान लीजिए कोई आपका बिंदु है ए और बी और इनके स्थित सदिश क्रमशः वेक्टर ए वेक्टर बी हैं और बिंदु पी रेखाखंडों को m अनुपात n में विभाजित करता है, तो p का जो स्थित सदिश कहा था मैंने n a वेक्टर प्लस का m b वेक्टर बटे में m प्लस n, ये आपको एक सूत्र बताया था जिसमें बताया गया p का स्थित सदिश निकालना। वैसे इस सूत्र को यहाँ पर लिखेंगे हम नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, पूरी हिंदी कौन लिखेगा यहाँ पर। अच्छा, ए बी अगर कोई आपको दे दी जाए, ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु तो आप आसानी के साथ निकालोगे। इसका सूत्र होता है वेक्टर ए प्लस का वेक्टर बी अपान में 2, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर बात करें किसी, जैसे कोई सदिश हमको दे दिया गया वेक्टर ए बराबर, क्या दे दिया गया, वेक्टर ए बराबर आपको दे दिया गया ऐसे, मान लीजिए आपको दे दिया गया ओ पी वेक्टर बराबर ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो मैंने कहा था इसका जो मापांक होता है किसी दिए गए सदिश का मापांक निकालने के लिए, हमने कहा उस सदिश के आई के गुणांक का स्क्वायर,
जे के गुणांक का स्क्वायर और के गुणांक का स्क्वायर कर लेते हैं। इस तरीके से उस सदिश का मापांक पता चल जाता है। और मैंने कहा था कि जो एकांक सदिश होता है, अगला सूत्र, एकांक सदिश जो होता है वो आपका क्या होता है, एकांक सदिश बराबर होता है वो सदिश जिस सदिश का आप एकांक सदिश निकाल ले और बटे में उस सदिश का परिमाण। वेक्टर एक अगर आप एकांक सदिश निकाल ले, एकांक सदिश को एन कैप से लिखा जाता है, सदिश बटे में सदिश का परिमाण कर देते हैं तो हमें उस सदिश का एकांक सदिश पता चल जाता है। मैंने ये भी कहा था कि कोई बिंदु अगर आपको दे दिया जाए, ऐसे एक्स कामा वाई कामा जेड, और हमें पूछा जाए कि उसके स्थित सदिश का निर्देशांक लिखिए, स्थित सदिश लिखिए, तो आपको एक्स आई कैप प्लस का वाई जे कैप प्लस का जेड के कैप, ठीक है। इस तरीके से आपको उसका स्थित सदिश लिखना अगर बिंदु पता हो। मापांक निकालना तो आई के गुणांक का स्क्वायर, जे के गुणांक का स्क्वायर, के गुणांक का स्क्वायर का सबका योग कर दीजिएगा अंडर रूट के अंदर, बस। बाकी विशेष कोई कार्य नहीं करना है। मैंने कहा था कि दो सदिशों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है माड वेक्टर ए इंटू में माड वेक्टर बी और इंटू में यह होता है कॉस थीटा। साथ ही में ये भी बताता कि अगर दोनों ये सदिश आपके लंबवत होते हैं तो लंबवत होने की कंडीशन में लिख लीजिएगा, लंबवत होने की स्थिति में मैंने कहा था थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, तो ये पूरा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। अगर दो सदिश परस्पर लंबवत तो दो सदिशों का जो गुणनफल होता है डॉट प्रोडक्ट वो 0 के बराबर होता है। ये आप सभी लोगों को सूत्र आना बहुत ज़रूरी है। वेक्टर ए से मैंने बताया था वेक्टर ए की दिशा में, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पर सवाल बनता है। वेक्टर ए की दिशा में वेक्टर बी का प्रक्षेप, ये मैंने आप लोगों को बताया था, ये सूत्र आपको आना चाहिए। सूत्र मैंने इसका बताया था कि अगर वेक्टर ए की दिशा में वेक्टर बी का प्रक्षेप निकालना है तो सूत्र लगा देंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे में मॉड वेक्टर ए, ठीक है। जिसकी दिशा में वेक्टर ए की दिशा में था तो बटे में लिख देंगे। अगर बी की दिशा में, वेक्टर बी की दिशा में वेक्टर ए का प्रक्षेप चाहिए तो कुछ और नहीं करना, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और बटे में मॉड वेक्टर बी कर देना है, बस। ये दोनों सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। मैंने कहा था कि जो एकांक लंबकोणिक सदिश होते हैं इनका जो स्वयं के साथ डॉट प्रोडक्ट होता है वो एक होता है। जे कैप डॉट जे कैप का गुणनफल एक होता है, के कैप डॉट के का गुणनफल कितना होता है, एक होता है। लेकिन आई कैप का अगर डॉट प्रोडक्ट हम जे के साथ करा दें तो उसका 0 हो जाएगा, जे का अगर के साथ डॉट प्रोडक्ट करा दें तो 0 हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी भी आपको आना बहुत ज़रूरी है। आगे अगर हम बात करें तो दो सदिशों के बीच का कोण आप सभी को तो मैंने बता ही दिया। दो सदिशों का मैंने क्रॉस प्रोडक्ट निकालना बताया था, उस सूत्र को भी आप सभी लोगों को याद रखना है बहुत ही अच्छी तरीके से। दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, दो सदिशों के क्रॉस प्रोडक्ट को निकालना जान लीजिए। और दो सदिशों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी और इंटू में क्या होता है, यहाँ पर जया होती है यानी साइन थीटा होता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला आप सभी लोगों को याद रहेगा, मैं उम्मीद करता हूँ। अगर आपको दे दिया जाए वेक्टर ए इक्वल टू A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप और आपको वेक्टर बी का मान दे दिया जाए A2 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस C2 के कैप और आपसे बोल दिया जाए कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान निकालिए, तो आपको ऐसे सारणी बना लेना है। यहाँ पर आई कैप जे कैप के कैप लिखना है, आई का गुणांक A1 B1 C1 और इसका A2 B2 और C2 कर देना है। बाकी आपको उसी तरीके से जैसे सारणी का प्रसार करते हो प्रसार कर देना है और आपको आई जे के पदों में एक स्थिर सदिश मिल जाएगा जो कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा। और यहाँ पर अगर वेक्टर ए वेक्टर बी के लंबवत, यहाँ पर लिख लीजिएगा वेक्टर ए सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी के लंबवत जो एकांक सदिश होता है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के लंबवत जो एकांक सदिश होता है, मैंने कहा था कि एकांक सदिश को एन कैप से लिखते हैं, वो होता है वेक्टर ए क्रॉस बी अपान में मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। मॉड कर देना है, बस याद रहेगा। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बटे में मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। मैंने कहा था किसी भी सदिश का एकांक सदिश निकालने के लिए
उस सदिश को ऊपर लिखिए और बट्टे में उसके परिमाण से भाग कर दीजिए, बस हमें पता चल जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। और इसमें जैसे मैंने आई डॉट आई का मल्टीप्लाई बताया 1 होता है, उसी तरीके से इनमें क्रॉस प्रोडक्ट में भी रिलेशन होता है। क्रॉस प्रोडक्ट में कैसे रिलेशन होता है, घड़ी की सुई की दिशा में चलेंगे तब तो पॉजिटिव होगा, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में चलेंगे तो नेगेटिव होता है। अगर इसको आई बना ले, आई कैप, इसको हम सॉरी गलती कर रहे हैं थोड़ा सा, चलिए आई कैप बना लेते हैं, इसको जे कैप और इसको के कैप। तो जो आई क्रॉस जे होता है, देखिए अगर घड़ी की सुई की दिशा में चलोगे आप क्लॉकवाइज, तो आई क्रॉस जे का जो मल्टीप्लाई होगा वो के कैप के बराबर होगा। जे और अगर क्रॉस के आपने कर दिया तो इसका मल्टीप्लाई आई कैप हो जाएगा, और अगर आपने के कैप क्रॉस आई कैप कर दिया तो इसका मान जे कैप, के और आई का मल्टीप्लाई जे। लेकिन अगर आपने उल्टा कर दिया, के कैप क्रॉस जे कैप कर दिया, तो जीरो नहीं होगा, बल्कि ये आएगा आई ही, लेकिन ये आई कैप माइनस का आ जाएगा। अगर विपरीत दिशा में चल रहे हो तो माइनस आ जाएगा। ये प्रॉपर्टियां भैया इतनी तो आप सभी लोगों को आनी ही चाहिए। ठीक है ना, साथ ही में ये भी आना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। अगर आपको विकर्णों के सदिश दे दिए जाएं, लिख लीजिएगा, गले में देखिए खराश है, तब भी आप लोगों के लिए क्लास बन रही है भाई, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाएं वेक्टर ए वेक्टर बी हों, तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है माड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होता है। ये समांतर चतुर्भुज का क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, एरिया। अगर दो संलग्न भुजाएं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी वेक्टर ए और वेक्टर बी दे दी जाए, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का जो माड होता है वो क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। अगर विकर्ण दे दी जाए, लिख लीजिएगा, यदि विकर्ण D1 व D2 हो, तो जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है वो 1/2 माड D1 वेक्टर क्रॉस D2 वेक्टर होता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है। दो समांतर चतुर्भुज की अगर संलग्न भुजाएं दी जाएं तो क्षेत्रफल ये होता है, और विकर्ण दिए जाएं तो क्षेत्रफल ये होता है। ठीक है, और त्रिभुज ABC का अगर क्षेत्रफल निकालना हो, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो ये भी फार्मूला आपको आना चाहिए। इसका फार्मूला क्या होता है, 1/2 माड वेक्टर AB क्रॉस वेक्टर BC। ये सूत्र भी आप सभी को आना चाहिए। ये थोड़ा सदिश बीजगणित के इम्पोर्टेंट सूत्र थे, और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये आते रहे होंगे, जो भी मैंने आपको सूत्र यहाँ पर डिस्कस किए हैं। साथ ही में अभी आता है 3D, और 3D के महत्वपूर्ण सूत्रों को एक बार नज़र दौड़ा लेते हैं, एक बार जान लेते हैं कि 3D में कौन कौन से सूत्र हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी के कुछ बेसिक सूत्र भी, प्रोबेबिलिटी मैंने जल्दी ही चैप्टर आपको पढ़ाया है। 3D में अगर हम बात करें तो आप देखिए समतल आपके सिलेबस से हट गया है 3D में, और मैंने 3D में कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को डिस्कस किया था। मैंने कहा था कि जो दिक् कोज्या होती है, L बराबर होता है कॉस अल्फा, M बराबर आपका होता है कॉस बीटा, और N बराबर होता है कॉस गामा। ये दिक् कोज्याओं के सूत्र होते हैं, और दिक् कोज्याओं में एक रिलेशन होता है, रिलेशन होता है L² प्लस M² प्लस N² इक्वल टू 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। और मैंने आपको बताया था कि अगर दो बिंदु दे दिए जाएं, ठीक है, एक बिंदु दे दिया जाए x1 कामा y1 कामा z1, और दूसरा बिंदु दिया जाए x2 कामा y2 कामा z2, और हमको क्या निकालना हो, उनके द्विक अनुपात निकालने हो। क्या निकालना हो, द्विक अनुपात। तो दूसरे बिंदु को पहले बिंदु से घटा दीजिए, पहला द्विक अनुपात हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से y2 माइनस y1 निकाल लीजिए, दूसरा द्विक अनुपात, और इसी तरीके से z2 माइनस z1 निकाल लीजिए। ये क्या हो जाएंगे, द्विक अनुपात हो जाएंगे। और जो दिक् कोज्याएं हो जाएंगी इनकी, जैसे ये A का निर्देशांक, ये B का, तो दिक् कोज्याएं हो जाएंगे। देखिए दिक् कोज्याएं हो जाएंगी x2 माइनस x1 और बटे में AB। ठीक है, इसी तरीके से द्विक अनुपात बट्टे आपको क्या करना है, AB कर देना है, बस ये दिक् कोज्या बन जाएगी। ये भी मैंने आपको अच्छे तरीके से सिखाया है। ये फार्मूले देखने की कोई इतनी आवश्यकता ही नहीं, अगर आपने हमारी 3D वाली क्लास देखी है तब। ठीक है, सारे फार्मूले वहाँ पर मैंने आप लोगों को अच्छे तरीके से बताए हैं। यदि A कामा B व C द्विक अनुपात हो, क्या हो, द्विक अनुपात आपको दे दिए जाए, तो
जो दिक्कोज्जाएं होती हैं, इसका सूत्र भी आप सभी को पता होना चाहिए। एल बराबर होता है प्लस माइनस ए अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और दूसरी दिक्कोज्जा एम बराबर होता है बी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही में तीसरी दिक्कोज्जा आपकी हो जाती है सी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए बी सी क्या है आपके द्विघानुपात है आपके, तब दिक्कोज्जाएं इस कंडीशन में निकलती हैं। हमने कहा था कि अगर दिक्कोज्जाएं आपको L1 M1 N1 दे दी जाएं और L2 M2 N2 दे दी जाएं, तीन दिक्कोज्जा दी जाएं, और रेखाएं क्या हों, लंबवत हों, तो लंबवत होने की मैंने कहा था दिक्कोज्जा में संबंध होता है L1 L2 प्लस का M1 M2 प्लस का N1 N2 इक्वल टू 0। दिक्कोज्जाएं L1 M1 N1 L2 M2 N2 पता हों तो रेखाएं लंबवत होंगी, तो ये कंडीशन होगी। समांतर होगी तो L1 बटे L2 बराबर M1 बटे M2 बराबर N1 बटे N2 होता है। ये समांतर होने की कंडीशन होती है, याद रहना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। कुछ फार्मूले मैंने आप लोगों को एक मध्य न्यूनतम दूरी वाला फार्मूला बताया था, वो तैयार कर लीजिएगा। दो समांतर रेखाओं के मध्य की न्यूनतम दूरी और दो विषमतलीय रेखाओं के बीच के मध्य न्यूनतम दूरी निकालने वाला फार्मूला बताया था, वो जरूर तैयार कर लीजिएगा, है ना। न्यूनतम दूरी वाला देख लीजिएगा। मैं सभी विद्यार्थियों से सजेस्ट करूंगा कि सभी विद्यार्थी जो मैंने 3D की क्लास दी है केवल उतनी देख लें, ना आपको कोई सूत्र याद करना पड़ेगा, उसे देख लोगे तो सूत्र के साथ ही मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व कराया है, कुछ रटना नहीं पड़ेगा। उसके बाद बात करें प्रोबेबिलिटी, अभी जल्द ही मैंने आपको प्रायिकता चैप्टर पढ़ाया है, ठीक है। उसमें कोई बहुत ज़्यादा फार्मूला नहीं याद करना है, जैसे मैं कुछ बता रहा हूँ सुनिएगा। उसमें आप लोगों को अभी मैंने एक नियम बताया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी घटना घटित होने की प्रायिकता और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी घटना न घटित होने की प्रायिकता, या ए बार से अगर लिख दें हम, इसका योग 1 के बराबर होता है। और किसी के घटना के घटित होने की प्रायिकता का मान अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम होता है। साथ ही में मैंने ये भी आपको बताया था प्रतिदर्श समष्टि निकालना, ठीक है। प्रायिकता में आप लोगों को मैंने प्रतिदर्श समष्टि निकालना भी बताया था, प्रतिदर्श समष्टि निकालना बताया था। और मैंने आप लोगों को ये बताया था कि प्रायिकता के योग का नियम, मैंने कहा था कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होता है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर होता है। बताया था कि नहीं बताया था मैंने। साथ ही में ये भी बताया था यदि घटनाएं ए व बी, घटनाएं ये जो ए व बी हैं ये अपवर्जी हों, क्या हों, अपवर्जी हों, तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान होता है वो 0 के बराबर होता है। और यदि घटनाएं क्या हों, स्वतंत्र हों, घटनाएं क्या हों, स्वतंत्र हों, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान होता है भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये भी मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था। साथ ही में मैंने एक बता दिया संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय, संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय को बताया है ना। और मैंने बेज प्रमेय को बताया है, उसको एक बार उसका फार्मूला देख लीजिए। साथ ही में मैंने सह प्रतिबंध प्रायिकता बताया है, सह प्रतिबंध प्रायिकता याद होगा। सह प्रतिबंध प्रायिकता में मैंने बताया था कि अगर किसी प्रतिदर्श समष्टि की दो घटनाएं ए व बी हैं, ठीक, और उसमें एक घटना घटित हो चुकी है तो दूसरी घटना के घटित होने की प्रायिकता ई अपान एफ, जहाँ एफ घटना घटित हो चुकी है और ई घटना की घटित होने की प्रायिकता का मान होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपान में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ठीक है। ये इस तरीके से सह प्रतिबंध प्रायिकता निकलती है। ये कुछ प्रोबेबिलिटी के भी महत्वपूर्ण सूत्र थे जो आप सभी को आना बहुत ज़रूरी है। मैंने प्रयास किया है, गले में खराश थी फिर भी मैंने प्रयास किया है, जितने सूत्र हो सके हैं मैंने आप सभी के समक्ष बता दिए हैं, और उम्मीद है कि आप लोग ये सूत्र ज़रूर तैयार कर लोगे, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा समय नहीं है, इन सूत्रों को आप तैयार कर लोगे तो एग्ज़ाम में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। भैया वीडियो पसंद आया तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।